नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं टीजीटी के बारे में बताने से पहले कुछ उसके विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ, जो बहुत ही नॉर्मल जानकारी है, बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, जिसको ध्यान में रखकर यदि तैयारी करने का प्रयास करेंगे तो एक बेहतर दिशा में जाएंगे और जल्दी सफलता के करीब पहुंचेंगे। जो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, जैसे प्रश्न टीजीटी में कुल 125 प्रश्न आते हैं, जो कि एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, अर्थात 4 अंक का होता है। ये अंक का होता है। टोटल 500 नंबर अर्थात 500 अंक, 500 अंक का जो है टोटल होता है। इसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं। निगेटिव मार्क कुछ भी नहीं रहता है। बेधड़क रहिए, मेहनत से पढ़िए और समय मात्र 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे में 125 प्रश्न करना रहता है। यही 2 घंटे विद्यार्थियों को पूरे जीवन का, समझ लीजिए, जब से तैयारी करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद जब परीक्षा में मौका मिलता है, मात्र 2 घंटे का मौका मिलता है। और वही 2 घंटे में पूरा समय जो है आपका जो है कीमती यही समय है। इसी में अगर 125 प्रश्न मैनेज कर ले गए बाकायदे, ये मान के चलिए सिलेक्शन आपके हाथों में रहता है। इसी 2 घंटे के अंदर 125 क्वेश्चन जो है आपको बेहतर ढंग से करने का आवश्यकता होती है। और टीजीटी में देखिए 125 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 4.3 अंक का होता है। टोटल 500 अंकों पर मेरिट का निर्धारण किया जाता है, जिसमें से 500 अंकों में से 85% जो होता है वो लिखित के माध्यम से होता है, लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है। और 10% जो है इंटरव्यू का नंबर अंकों का निर्धारण किया गया है। और 5% जो है उसमें विशेष योग्यता वालों, अर्थात 425 अंक लिखित के, 50 अंक जो है इंटरव्यू से और 25 अंक विशेष योग्यता वालों, कुल मिला के 500 अंकों का निर्धारण होता है। अंकों पर मेरिट बनती है एक टीजीटी के लिए। लेकिन यहाँ इंटरव्यू होता है। यहाँ पहले अब तक जो इसके पहले वाले भर्ती में इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब की बार प्रस्ताव बनकर नए आयोग से जो परीक्षा होने वाली है उस पर इंटरव्यू का प्रस्ताव गया है। देखिए क्या मंजूरी मिलती है। लेकिन आप लोग खूब मन से, खूब अच्छे तरीके से तैयारी करिए। इंटरव्यू रहेगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। मित्रों, ये छोटी जानकारी, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा और इसी के अनुसार अपने आप को तैयारी करने का प्रयास करिएगा। और इसके बाद मैं हिंदी साहित्य का या हिंदी से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मित्रों, ये मैं पहले इसलिए लिख दिया हूँ कि लिखने में ज़्यादा समय लगेगी, आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले से लिख दिया हूँ। और ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। जो भी कुछ मुझसे त्रुटियाँ होंगी उसको बताने का प्रयास करिएगा, उसको मैं संशोधित करने का प्रयास करूँगा, अपने आप को सुधारने का प्रयास करूँगा। क्योंकि यहाँ कोई फीडबैक देने वाला नहीं है, अकेला वीडियो बना रहा हूँ, इस समय कोई नहीं है। बाकी तो आ जाते हैं 2 लोग 3 लोग। और इसके बाद देखिए, मैं हिंदी साहित्य के बारे में बताता हूँ। हिंदी को, जिसमें से एक पोर्शन होता है सामान्य हिंदी, जो कि व्याकरण के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत व्याकरण आते हैं। और दूसरा पोर्शन हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, करीब यहाँ से 100 नंबर आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत यदि पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे सीरियल वाइज से, तो एक क्रम होता है पढ़ने का। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी भाषा विज्ञान को भी पढ़ेंगे, इसमें संस्कृत व्याकरण भी पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य भी पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका हिंदी साहित्य की रहती है, उसके बाद हिंदी व्याकरण की रहती है, तब इसमें से ये रहता है। काव्य शास्त्र भी इसमें से 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएगा। संस्कृत व्याकरण भी मिल जाएगा अच्छा खासा। संस्कृत साहित्य भी मिलता है, जैसे दंडी हो गया, हर्ष हो गए, ये सब। और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब हुई है, उसका हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी से संबंधित बोलियां कितनी होती हैं, हिंदी से संबंधित बोलियां जो होती हैं वो किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, बोलियों का विकास
पोलियो का क्षेत्र, इसमें लिपि, देवनागरी लिपि, ये सब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी 2 से 3 नंबर जरूर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जो भी हमारे मित्र पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो सिलेबस को जान रहे हैं, लेकिन और जो नए अभी हमारे मित्र तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब पहली बार है, लेकिन वो विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक से ही परीक्षा में आदमी असफल हो जाता है। तो मैं भी उस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं वो गलतियाँ आप लोगों से ना हो, इसलिए उस गलतियों को मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। उस पर आप लोग थोड़ा ज़रूर फोकस करिएगा। तो उसके बाद देखिए हिंदी यहाँ तक हो गया। अब हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य को नामकरण जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को कौन कवि क्या नामकरण किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल को क्या नामकरण किए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का क्या नामकरण किए हैं? और भक्ति काल का नामकरण कौन किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं? इसको समय कितना माने हैं? रीति काल का समय कितना माना गया है? तो ये सब डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक बार सिलेबस सही निगाह से देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 भागों में बांटे हैं। वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल के नामों से भी जाना जाता है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल गद्य काल भी कहे हैं, गद्य काल कहें। आधुनिक जो आदिकाल या वीर गाथा काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं, ये 1050 से 1375 विक्रम संवत माने हैं। भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत माने हैं। रीति काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत माने। आधुनिक काल का या गद्य काल 1900 से अब तक माने। अब इसी आधुनिक काल के अंतर्गत हम जो होता है या आदिकाल के अंतर्गत हम जो है आदिकाल के अंतर्गत जो है आदिकाल के साहित्य को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि आदिकाल के जो साहित्य उसे 3 भागों में बांटा गया है। रासो साहित्य, भक्ति साहित्य और अन्य साहित्य। और रासो साहित्य के अंतर्गत जो सभी प्रकार के रासो हैं, जैसे बीसल देव रासो, कुमार रासो और परमाल रासो, हमीर रासो, ये सब जो रासो हैं ये रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें से रासो साहित्य का समय पूछ दिया क्या है, रासो साहित्य किसने लिखा है, कुमार रासो किसने लिखा है, कुमार रासो का समय क्या है, बीसल देव रासो का समय क्या है, परमा इस समय भी पूछ देता है। कभी कभी समय पूछ देता है, कभी कभी इसके रचनाकार पूछ देता है। तो भक्ति साहित्य के अंतर्गत सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए रासो साहित्य ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा देखने में। अब इसे अन्य साहित्य में जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो यदि परीक्षा में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परीक्षा में विद्यापति और अमीर खुसरो आपको देखने में ना मिले। तो ये समझ लीजिए कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मान लीजिए पूछ दिया कि पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो या बीसल देव रासो किसके अंतर्गत आते हैं? आदिकाल के अंतर्गत, रीति काल के अंतर्गत, आधुनिक काल के अंतर्गत। तो आप ये रासो जो है साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। जैन संप्रदाय किसके अंतर्गत आते हैं? भक्ति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नाथ संप्रदाय भक्ति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध संप्रदाय भक्ति साहित्य, सिद्ध संप्रदाय किसके अंतर्गत आते हैं? भक्ति साहित्य। इस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है। अब इसी आदिकाल के अंतर्गत हम लोग भाषा की कृतियाँ पढ़ेंगे, आदिकालीन गद्य साहित्य पढ़ेंगे। गद्य साहित्य के अंतर्गत कुछ ग्रंथ आते हैं, जैसे रावलगढ़ ग्रंथ, उक्ति व्यक्त प्रकरण ग्रंथ, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ, ये सब ग्रंथ होते हैं। इस ग्रंथों के बारे में पूछ दिया कि रावलगढ़ का समय क्या है, किसने लिखा है, उक्ति व्यक्त के लेखक कौन है, भाषा क्या है, वर्ण रत्नाकर के रत्नाकार कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद आदिकाल में ही हम पढ़ेंगे आदिकाल के प्रथम कवि, आदिकाल के कौन कौन से प्रथम कवि हैं, कौन सी प्रथम रचना है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मित्रों, आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा कि
हमें क्या क्या इसमें सुधारना चाहिए, मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा। हो सकेगा तो मैं अपने आप को जो है अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। बस केवल थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में थोड़ा नॉर्मल आदमी वैसे कहीं जाता है तो नॉर्मल रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ तो पढ़ाने की बात, अभी मान लीजिए कहीं नए जगह पे आप लोग जाते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, और थोड़ा जो है वहाँ जो है अपनी एक्टिविटी के जो है सीमित करते हैं। तो यहाँ तो सार्वजनिक मंच है, यहाँ पढ़ाने का आप समझ ही सकते हैं। थोड़ा जो है तो थोड़ा आप लोग जो थोड़ा हमें जो है मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। और मुझे जितने में मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, और जितना भी मुझे ज्ञान है उनके माध्यम से मैं आप सबको देने का प्रयास करूँगा। मित्रों, अब हमने हिंदी साहित्य के व्याकरण के बारे में जो है हमने व्याकरण के जो हिंदी साहित्य के जो व्याकरण के अंतर्गत है, ये पोर्शन हम कल सिलेबस लिखाएंगे। और इसके बाद जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। धीरे धीरे सिलेबस में बता रहा हूँ, और धीरे धीरे जो है हर चीज़ में देने का प्रयास करूँगा। अभी तो शुरुआत है। बस मित्रों, और थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। और मैं अभी थोड़ा इसके बारे में अभी एक फ्लाइट मतलब अभी एक इसकी मिटा कर एक बार और एक सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस लिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो ग्रामर वाला है व्याकरण आएंगे भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय जो है 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। अब और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 वर्गों में विभाजित किया है, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। अब यहीं से अगर मान लीजिए परीक्षा में एग्जामिनर प्रश्न बना दिया, भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्गों में विभाजित किया, तो आप सगुण निर्गुण 2 ही ऑप्शन में से एक देगा, उसी को आप जो है ऑप्शन चूज करिएगा। अब पूछ दिया प्रश्न जो इस प्रकार से भी बना सकता है कि सगुण और निर्गुण शाखा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शाखा के अंतर्गत जो है विभाजित किया है, भक्ति काल के अंतर्गत विभाजित किया है। तो अब देखिए, सगुण के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं सगुण शाखा को 2 भागों में विभाजित किए हैं, और निर्गुण को भी 2 भागों में विभाजित किए हैं। एक ज्ञानाश्री शाखा, दूसरा प्रेमाश्री शाखा। अब प्रेमाश्री शाखा को सूफी कवि या सूफी शाखा भी कहा जाता है, या इसके अंतर्गत आने वाले कवि को सूफी कवि भी कहा जाता है। और ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले जो कवि होते हैं उन्हें संत कवि कहा जाता है, या इसे ज्ञानाश्री शाखा को संत संप्रदाय भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानाश्री शाखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, संत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, या पूछ सकता है संत संप्रदाय को किस अन्य नामों से जाना जा सकता है, ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जाना जा सकता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि प्रेमाश्री शाखा को किस दूसरे नाम से जाना जा सकता है, या किस अन्य नाम से जाना जा सकता है। तो सूफी कवि या सूफी शाखा के नाम से जाना जा सकता है। प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों को किस नाम से जाना जाता है, सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न यहाँ से दे दिया, इसके अंतर्गत आने वाले कवि को दे दिया, जैसे मुल्ला दाऊद, इसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे कवि हैं। मान लीजिए जैसे मुल्ला दाऊद हैं, मंझन है, ईश्वर दास हैं, कुतुबुन हैं, गणपति हैं, और जैसे तमाम हैं। तो इसी में से किसी को उठा कर दे दिया ईश्वर दास किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। या प्रेमाश्री शाखा ना देकर पूछ दिया कि ईश्वर दास किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, सूफी शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो सूफी शाखा दे सकता है या प्रेमाश्री, क्योंकि प्रेमाश्री शाखा को सूफी शाखा भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। मान लीजिए दे दिया कि
कुतुबुन किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो त्रैमासिक शाखा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए यहाँ से दे दिया, कबीरदास किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? संत संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। और या तो इस प्रकार से पूछ दिया कि ज्ञानाश्री शाखा के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? दे दिया मुल्ला दाऊद, मंझन, ईश्वरदास, और आपका एक कबीरदास डाल दिया, तो आपका उत्तर कबीरदास रहेगा। यहाँ से जैसे मान लीजिए सगुण को दो भागों में बांटे हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जैसे मीराबाई हो गए, रसखान हो गए, रहीम हो गए। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रामानंद, तुलसीदास, केशवदास जी हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है कि रामानंद किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? बता सकते हैं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। पूछ दिया तुलसीदास किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। पूछ दिया केशवदास किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। अगर मान लीजिए केशवदास पूछ दिया किस भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमासी शाखा, ज्ञानश्री शाखा, तो आप जिसके अंतर्गत आएंगे उसी को जो क्वेश्चन को टिक मारेंगे ऑप्शन। अब पूछ दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण शाखा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2। ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। सगुण को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। या कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? सगुण या निर्गुण? तो आप सगुण को बोलेंगे। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सगुण शाखा को कितने वर्गों में विभाजित किया? 2 वर्गों में। अब या तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत 21 के अनुसार है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। अब इसके बाद आपका यहाँ भक्ति काल जो है ये सिलेबस में केवल बता रहा हूँ। अब मित्रों पहले से मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो समय के बचत की वजह से मैं लिख दिया हूँ। और ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या क्या सुधारना है। मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कोई फीडबैक देने वाला मिलता पढ़ाने में कुछ और ही मज़ा रहता, लेकिन इसमें कोई फीडबैक देने वाला है नहीं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या क्या कमियां को सुधारना है। क्योंकि आप ही लोग जो है कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को ढालने का प्रयास करूंगा। और यहाँ से आपका हो गया ये सिलेबस भक्ति काल के अंतर्गत। अब उसके बाद भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति बद्ध के अंतर्गत जितने भी कवि आएंगे उनको पढ़ा जाएगा। रीति सिद्ध जैसे मान लीजिए चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, भिखारीदास, केशवदास, ग्वालिकर, ये सब रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। अरीतिबद्ध, रीति सिद्ध, अरीति मुक्त किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है सब बताया जाएगा उस बाद में, लेकिन पहले सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारीदास, रसनिधि, कृष्ण कवि, सेनापति, ये सब रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव, ये सब जो होता है रीति मुक्त कवि रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से अगर मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि चिंतामणि, ये चिंतामणि ग्रंथ नहीं है, चिंतामणि ये जो है एक लेखक हैं, ये कवि हैं। वो दिया चिंतामणि किस रीतिकाल के किस शाखा के अंतर्गत आते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। मतीराम किसके रीतिकाल किस काल के अंतर्गत आते हैं? रीतिकाल के अंदर। रीतिकाल के किसके अंतर्गत आते हैं, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। भूषण किस
रीतिकाल के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह भिखारी दास, इसी में से किसी को दे दिया, अपूर्व दिया, किसके अंतर्गत आते हैं, तो रीतिबद्ध जिसके अंतर्गत आएंगे उसी को लगाएंगे, रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए जैसे दे दिया है रीति सिद्ध के अंतर्गत इतना कवि आते हैं, बिहारी दास, सेनापति, कृष्ण कवि और सेनापति, रसनिध। मान लीजिए बिहारी दास को दे दिया, बिहारी दास किसके अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो आप लगाएंगे रीत, बिहारी दास रीतिकाल के रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। रसनिधि किसके अंतर्गत आते हैं, तो भी आप लगाएंगे। रीत मुक्त के अंतर्गत घनानंद, बौधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये सब रीत मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में से किसी को उठाकर पूछ दिया कि घनानंद किसके अंतर्गत आते हैं, किस काल के अंतर्गत आते हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल के अंतर्गत आते हैं, घनानंद रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल की किस भाग के अंतर्गत आते हैं, पूछ दिया, रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। आलम किसके अंतर्गत आते हैं, रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार किसी को उठा के पूछ देता है। अभी उसके बाद देखिए, रीतकाल के बाद आपका आधुनिक काल आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय जो था 1900 से अब तक माने हैं। आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल को किस किस नामों से जाना जाता है, ये भी आगे बताएंगे। आधुनिक काल को कौन कवि या कौन लेखक क्या नामकरण किया है, आज हजारी प्रसाद द्विवेदी आज काल को, आधुनिक काल को क्या नाम दिए हैं, तमाम कवि हैं क्या नाम दिए हैं, तो आगे चल के मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे आधुनिक काल को गद्य काल कहे हैं, गद्य काल के नाम से कहे हैं, या वर्तमान काल के नाम से कहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद आधुनिक काल को आधुनिक काल ही बताए हैं। बाबू गुलाब राय नवीन काल के नाम से संबोधित किए हैं। इसी प्रकार आगे डिटेल से पढ़ाए मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में उसके बाद भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उसको देखेंगे। फिर द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से लेखक आते हैं। फिर छायावाद आता है, इसका समय क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। फिर प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद का समय क्या है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। फिर इसके बाद प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद का समय क्या है, किसके अनुसार होता है। प्रयोगवाद के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कौन कौन से लेखक आते हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये भी देखा जाएगा। फिर उसके बाद अंत में नई कविता आती है, नई कविता का समय क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, सब डिटेल से देखा जाएगा। तो मित्रों, अभी 2 साल पहले जूनियर हाई स्कूल का पेपर हुआ था, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। तो उसमें यही देखे पूछा था ईश्वर दास, जिसमें से उसमें उस भर्ती में मैं भी हूँ। मुझे आज भी नहीं भूल रहा है और जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन हो गया था। ईश्वर दास को पूछा था किस शाखा के अंतर्गत रखा गया था। यहाँ ऑप्शन में प्रेमाश्री भी दिया था, राम भक्ति शाखा भी दे दिया था। मैंने मतलब जो भी जिसको भी समझ में आया था इसमें लगा दिया था, कोई इसमें लगा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन विवादित हो गया था, क्योंकि ये जो इनको कहीं कहीं इसमें भी रख दिया जाता है, कहीं कहीं इसमें भी पाया जाता है। तो आगे डिटेल से बस जानकारी पढ़ेंगे हम लोग मिलकर कि आखिर ये क्यों इसमें रहते हैं, कब इसमें रहते हैं, आखिर इसमें कॉमन कैसे रहते हैं। तो मित्रों, आप आधुनिक काल हो गया। इसके बाद कुछ सिलेबस और है जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।